नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्री यूनिक परिवार पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे पीजीटी 2011 के प्रश्न पत्र के बारे में। विस्तृत अध्ययन करेंगे, विश्लेषण सहित व्याख्या करेंगे। आइए तो देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन। पशुओं में एंटीबीज किस से संबंधित है? साथियों, एंटीबीज ऑप्शन ए है गुणों का गायब होना, ऑप्शन बी है गुणों की पुनरावृत्त होना, ऑप्शन सी गुणों का समाप्त होना, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुणों की पुनरावृत्त होना। ठीक है साथियों, अब इसमें देखते हैं जो जीव होते हैं उसमें कभी कभी अकस्मात कोई ऐसे लक्षण विकसित हो जाते हैं जो वर्तमान जातीय लक्षण ना होकर, जो वर्तमान में जो बीमारी है वर्तमान में उससे अलग होके, ठीक है साथियों, वर्तमान बीमारी से अलग होकर निम्न वर्गीय पूर्वज जाति, जो किसी पूर्वज जाति का जो लक्षण होता है वो आ जाता है, अचानक किसी जीव में उभर आता है, तो उसे गुणों का पुनरावृत्त पूर्वजात होना कहलाता है। ठीक है साथियों, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं का जन्मगत कमियों का क्या कारण है? ठीक है साथियों, पशुओं में जो जन्मगत कमी होता है उसका क्या कारण है वो देखते हैं। ऑप्शन ए कुपोषण, ऑप्शन बी छूत की बीमारी, ऑप्शन सी जहर पीने से, ऑप्शन डी अनुवांशिकता। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुवांशिकता। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी अनुवांशिकता। देखिए, पशुओं में जन्मगत कमियों का कारण अनुवांशिकता होता है। जब कोई पशु जन्म लेता है उसी समय कोई कमी हो जाए तो अनुवांशिकता का कारण होता है। अनुवांशिकता जो होता है माता पिता के गुणसूत्रों में उपस्थित जो कोई कमी या विकार होता है वो नवजात बच्चों में आ जाता है, जिससे शिशुओं में विकार उत्पन्न हो जाता है, उससे अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है साथियों, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध ज्वर पशुओं में किस तत्व की कमी से होता है? साथियों, जो पशुओं में दुग्ध ज्वर होता है वो किसके कमी से होता है, इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो साथियों, दुग्ध ज्वर जो होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है साथियों, अब इसके बारे में जानते हैं। पशुओं में दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी से होता है। यह अधिक दूध देने वाले पशुओं में होता है। इसमें शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है। साथियों, जो दूध देने वाले पशु होते हैं उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम ग्लूकोनेट के 25% घोल का इंजेक्शन मिल्क फीवर तथा रिंटस की बीमारी में दिया जाता है। ठीक है साथियों, अब चौथा क्वेश्चन देते हैं। पशुओं में खुरपका या मुंह पका बीमारी सामान्यतः किस मौसम में होती है? तो साथियों, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पशुओं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं में खुरपका या मुंह पका बीमारी सामान्यतः किस मौसम में होती है? ठीक है साथियों, तो इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन ए सर्दी, बी गर्मी, सी बरसात, डी बसंत। तो साथियों, खुरपका या मुंह पका बीमारी जो होता है वह बरसात के मौसम में होता है। ठीक है साथियों, यह बरसात के मौसम में होता है। यह एक वायरस से फैलने वाला रोग है। भारत में यह आइसा फर्स्ट विषाणु द्वारा बरसात के मौसम में सामान्यतः फैलता है। पशुओं के खुर, मुंह, थनों तथा ऐन पर इसके लक्षण उभरते हैं। दुधारू पशु में दूध की मात्रा घट जाती है। खुरपका मुंहपका बीमारी से दुधारू जो पशु होते हैं उनके दूध की मात्रा घट जाती है, पशु दुर्बल हो जाता है। इसके बचने के लिए पशुओं को खुरपका मुंहपका वैक्सीन के टीके लगाए जाते हैं। ठीक है साथियों, अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित है? ऑप्शन ए है सुअर, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी मुर्गी। तो साथियों, इसका सही ऑप्शन है, आप सभी लोग जानते हैं, रानीखेत बीमारी जो है वो मुर्गी से संबंधित है। ठीक है साथियों, रानीखेत एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक मुर्गी रोग है। इस रोग के विषाणु पैरामाइक्सो
ठीक है सर, को सबसे पहले साथियों वैज्ञानिकों ने 1639 में इस रोग को, उत्तराखंड है जो भारत में है साथियों, उसके रानीखेत शहर में चिन्हित किया था। रानीखेत रोग से कई पशुओं में होता है, जैसे साथियों मुर्गी, टर्की, बतख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवा, गिनी आदि, ये सब जो हैं इन सब में होता है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। मृदा का अस्थाई गुण कौन सा है? साथियों इसमें देखना है मृदा का अस्थाई गुण जो होता है वो कौन सा है। ऑप्शन ए उर्वरता, ऑप्शन बी पीएच का मान, ऑप्शन सी गठन, ऑप्शन डी संरचना। तो साथियों आप सभी लोग को पता चल गया होगा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी गठन। ठीक है साथियों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गठन। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। मृदा का अस्थाई गुण उसका गठन होता है। मृदा खनिज कण विभिन्न आकार के होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कण बालू, सिल्ट तथा कले के होते हैं। मृदा में विभिन्न मृदा वर्ग के कणों के आपेक्षिक अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। ठीक है साथियों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा अम्ल ऑक्सीजन को सोख लेता है? साथियों वो कौन सा अम्ल है जो ऑक्सीजन को सोख लेता है? इसके ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्टिक अम्ल, ऑप्शन सी पायरोबोलिक अम्ल, ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पायरोबोलिक अम्ल। पायरोबोलिक अम्ल जो होता है साथियों वो जलीय पौधे, ठीक साथियों, जलीय पौधे के मायरियोफाइलम एस्पेक्टेड से प्राप्त होता है, जो हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करके, साथियों ये जो होता है हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करके रंगहीन, कैसा होता है साथियों, रंगहीन। ठीक है, रंगहीन विलय से भूरे रंग के विलय में बदल देता है। ठीक है साथियों, रंगहीन विलय से भूरे रंग के विलय में बदल देता है। अब देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन साथियों। पौधों को जिन दो तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह है पोटेशियम और, साथियों पौधों को जो दो तत्व सबसे अधिक आवश्यक होते हैं वो है पोटेशियम और दूसरा क्या है? ठीक है साथियों, तो इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी सल्फर। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। पौधों को सर्वाधिक तत्व, पौधे को सबसे अधिक साथियों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास NPK की आवश्यकता होती है सबसे अधिक, जो इसके मुख्य हैं। अब साथियों जानते हैं नाइट्रोजन के कार्य क्या होते हैं। नाइट्रोजन पौधों में अमीनो अम्ल, प्रोटीन, जीवद्रव्य, विटामिन्स, हार्मोन्स एवं एंजाइम का निर्माण करता है। यह क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। ठीक है साथियों, इसी तरीके से जानते हैं फास्फोरस। ठीक, फास्फोरस के बारे में जानते हैं। फास्फोरस कोशिका विभाजन, न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। अब पोटेशियम जो होता है जड़ों को मजबूत बनाता है, सूखने से बचाना, कीट व रोग के प्रति रोगकता बढ़ाना, पौधों में जल की कमी को पूरा करना, प्रोटीन निर्माण में सहायक, पौधे के गिरने से बचाना, पौधों में शक्ति प्रदान करना आदि इसके काम होते हैं पोटेशियम के। अब साथियों देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के रूप में किया जाता है? हरी खाद जो प्रयोग करते हैं साथियों उससे कौन से तत्व के स्रोत ज़्यादा मिलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी जो है वो है जिंक, ऑप्शन सी जो है वो नाइट्रोजन,
ऑप्शन डी फास्फोरस। तो साथियों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। जो हरी खाद होती है उसमें सबसे अधिक उसके नाइट्रोजन के तत्व मौजूद होते हैं। अब जानते हैं हरी खाद का प्रयोग अधिकतर नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किया जाता है। हरी खाद में साथियों जैसे ढाइचा ढाइचा सनई मूंग आदि का प्रयोग करते हैं। साथियों अब जानते हैं कुछ फसल जो हैं उसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन पाए जाते हैं। साथियों अब पहला को देखते हैं नील। नील में जो है 0.78% पाया जाता है। उसके बाद मसूर में देखते हैं मसूर में 0.70% नाइट्रोजन पाया जाता है। अब खेसारी में देखते हैं साथियों। खेसारी एक प्रकार का दाल है। आप खेसारी यादव जी से इसकी तुलना मत कीजिएगा। खेसारी एक प्रकार का दाल है। इसमें 0.54% नाइट्रोजन पाया जाता है। मूंग की अगर बात करें मूंग में साथियों 0.53% नाइट्रोजन पाया जाता है। और सेंजी एक प्रकार का हरी खाद है। इसमें जो है 0.51% नाइट्रोजन पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों 10वां नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिक खेती की फसल कौन सी है। तो इसका सही आंसर है साथियों डी गेहूं। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिक खेती की फसल गेहूं। ठीक है साथियों अब इसमें जानते हैं वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिक फसल गेहूं है। इसे आप तो जान ही लिए। यांत्रिक खेती से तात्पर्य, यांत्रिक खेती किसे कहते हैं, जिस भूमि पर सबसे ज़्यादा मशीनों के प्रयोग से फसल उत्पादन किया जाए उसे यांत्रिक खेती कहते हैं। सबसे गन्ना उत्पादन में कृषि यंत्रों का योगदान अन्य फसलों की अपेक्षा भी अधिक है। ठीक है साथियों अब देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। साथियों जो वाटर हार्वेस्टिंग शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए है डॉक्टर G.H. सल। ऑप्शन बी डॉक्टर लाल। ऑप्शन डी मायोर्स। ऑप्शन डी मेयर। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मायोर्स। MYORS मायोर्स। ठीक है साथियों अब जानते हैं कुछ और। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में जल को एकत्रित करने के लिए फसलों की जीवन रक्षक सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाटर हार्वेस्टिंग की संज्ञा दी जाती है। साथियों शुष्क क्षेत्रों में जो वर्षा ऋतु में वर्षा का जल होता है उसे एकत्रित करके फसलों के सिंचाई के लिए जो जीवन रक्षक में काम आता है उसे वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मायोर्स ने किया था। 12वां नंबर क्वेश्चन है धान के थ्रेसर में गहाई करने वाले ड्रम का प्रकार होता है। धान के थ्रेसर में गहाई करने वाले ड्रम का प्रकार होता है। इस प्रकार का होता है साथियों। ए ऑप्शन है छड़ प्रकार, बी ऑप्शन है हथौड़ा मील प्रकार, सी ऑप्शन है खूंटी प्रकार, डी ऑप्शन जो है इसमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है खूंटी प्रकार। ठीक है साथियों ऑप्शन सी खूंटी प्रकार। अब आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। धान की मड़ाई करने के लिए जापानी पैडी थ्रेसर बहुत उपयोगी यंत्र है। ठीक है साथियों इस थ्रेसर की सहायता से धान की मड़ाई करने के लिए जापानी पैडी थ्रेसर बहुत उपयोगी यंत्र है। इस थ्रेसर की सहायता से धान की मड़ाई अधिक शीघ्रता व सुगमता से होता है। इस मशीन में एक बड़ा बेलनाकार, साथियों बहुत बड़ा बेलनाकार जो होता है बहुत बड़ा बेलनाकार भाग होता है जो दांतेदार, साथियों ऐसे दांते निकले होते हैं, ऐसे दांतेदार खूंटी प्रकार का होता है। इसमें एक व्यक्ति दिन में औसतन 2 कुंटल तक धान निकाल लेता है। अब देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन है ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रिम प्रदेश कौन सा है। साथियों ड्रिप सिंचाई जो है उसमें भारत का सबसे अग्रिम
प्रदेश जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भारत में ड्रिप सिंचाई के अग्रणी राज्यों में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 32 लाख, कितने 32 लाख हेक्टेयर भूमि में से साथियों महाराष्ट्र में 32 लाख हेक्टेयर भूमि, उसमें से 6 लाख हेक्टेयर भूमि, लगभग ये 18% के करीब है, 18% भूमि पर महाराष्ट्र के ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अब ड्रिप सिंचाई के बारे में तो साथियों आप सभी जानते हैं, ड्रिप सिंचाई सर्वप्रथम इजराइल में अपनाया गया, जिससे जल को पौधे के जड़ों पर बूंद बूंद के रूप में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। भूमि की आर्द्रता नमी का मापन किस मीटर के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए टेंसियोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी पोटोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टेंसियोमीटर। अब साथियों देखते हैं कि का काम और मीटर, जो टेंसियोमीटर होता है, टेंसियोमीटर ये भूमि की आर्द्रता, थर्मामीटर साथियों जानते हैं, थर्मामीटर जो होता है उससे जो होता है ताप मापते हैं, ताप। पोटोमीटर आप सुने होंगे, पोटोमीटर से जो होता है पत्तेदार पौधे जो होते हैं उसके तनों द्वारा अवशेषित जल। हाइग्रोमीटर साथियों, हाइग्रोमीटर से होता है वायु की आर्द्रता, वायु में कितना आर्द्रता है इसका माप करते हैं, वायु में आर्द्रता। अब देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बीज बुआई में, ऑप्शन बी फसल कटाई में, ऑप्शन सी फसल गहाई में, ऑप्शन डी जो है फसल कटाई में एवं गहाई में। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फसल कटाई में रीपर का प्रयोग किया जाता है। फसल कटाई में रीपर का प्रयोग फसल कटाई में किया जाता है। अब कटाई के अन्य यंत्र के बारे में जानते हैं। साथियों जानते हैं कटाई हसिया से, दराती से, मोवर से, रीपर से किया जाता है। अब यही जानते हैं मड़ाई के जो यंत्र हैं, आलप्रेड थ्रेसर, पावर थ्रेसर, बुआई के यंत्र, देसी हल, कल्टीवेटर, डिबलर, सीड ड्रिल, प्लांटर, ये बुआई के यंत्र हैं। अब देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। डिस्क हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए गैंग कोड, ऑप्शन बी घुमाव कोड, ऑप्शन सी डिस्क कोड और ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो साथियों इसमें सही है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। डिस्क हैरो या तवेदार हैरो एक द्वितीय भू परिष्करण की क्रियाओं को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्रायः ट्रैक्टर चलित व बैल चलित दोनों प्रकार के होते हैं साथियों। इसमें 40 सेंटीमीटर व्यास की तवेदार डिस्क एक चकोर गैंग बोल्ट पर पिरोई जाती है। तवों का कोण, गैंग कोण, घुमाव कोण, डिस्क कोण घटा बढ़ाकर यंत्र का नियंत्रण किया जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं 17वां क्वेश्चन साथियों। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी नींबू। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमरूद। जेली में ऐसे फलों का साथियों चुनाव करते हैं
जिसमें पैक्टीन एसिड प्रचुर मात्रा में हो, इसके लिए सबसे उपयुक्त फल होता है अमरूद। पैक्टीन देखा जाता है। ठीक है साथियों, पैक्टीन सबसे अधिक अमरूद, करौदा, सेब आदि जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जो होता है वो अमरूद होता है। और अमरूद में पैक्टीन जो होती है, पैक्टीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, पैक्टीन की मात्रा अमरूद में। अब देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। कुकुरबिटेस की पौध तैयार करने के लिए पॉलीथीन बैग का क्या आकार उपयुक्त होता है? तो इसके ऑप्शन ए है 4x6 मीटर, ऑप्शन बी 10x15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25x35 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 40 से 45 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 10x15 सेंटीमीटर। कुकुरबिटेस की बिटेसी कुल के पौधों की पौध तैयार करने के लिए प्राय 10 से 15 सेंटीमीटर व्यास और 15 से 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली पॉलीथीन बैग का प्रयोग करते हैं, जिसमें 3 किलोग्राम गोबर मिट्टी को बराबर मिश्रण में भरकर इसमें बीज बोते हैं। यह विधि प्राय अगेती किस्मों, बेमौसमी किस्मों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, अगेती बेमौसमी किस्मों में प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं खजूर का बीज दर। साथियों 19वां नंबर क्वेश्चन है, खजूर के लिए बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 से 2, ऑप्शन बी 2 से 3, ऑप्शन सी 4 से 5, ऑप्शन डी 6 से 7। तो साथियों खजूर के लिए जो बीज दर होता है वो होता है 2 से 3 किलोग्राम, 2 से 3 केजी। अब इसके बारे में और जानते हैं। दूरी जो होती है मैदानी क्षेत्रों में 1.5 इंटू 0.9 मीटर या 2 इंटू 0.6 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है, और नदियों के किनारे साथियों 1.5 इंटू 1 मीटर लगाया जाता है। अब देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। सलाद के लिए नर्सरी में बीज बोने का महीना कौन सा सही है साथियों? ऑप्शन ए जुलाई अगस्त, ऑप्शन बी सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन सी नवंबर दिसंबर, ऑप्शन डी मार्च अप्रैल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सितंबर अक्टूबर। ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सितंबर अक्टूबर। सलाद की कुछ किस्मों की पौध तैयार की जाती है। जब ये 5 से 6 सप्ताह के हो जाते हैं तो उन्हें खेत में रोप दिया जाता है। पौधशाला में बीज बोने का समय सितंबर अक्टूबर होता है। रुपाई के लिए 45 इंटू 25 से 35 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। अब साथियों खेत में सीधे बुआई के लिए अगस्त महीना सबसे उपयुक्त होता है। अगर खेत में सीधी बुआई करना है सलाद का तो अगस्त महीना सबसे अनुकूल होता है, जिसमें पंक्तियों और पौधों की बीच की दूरी 45 इंटू 30 सेंटीमीटर रखते हैं। अब देखते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन। परवल में प्रवर्धन। साथियों परवल में प्रवर्धन जो होता है वो कैसे होता है? ऑप्शन ए जड़ों द्वारा, ऑप्शन बी लीफ कटिंग द्वारा, ऑप्शन सी बीज द्वारा, ऑप्शन डी लताओं की कटिंग द्वारा। तो साथियों इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी लताओं की कटिंग द्वारा। जो परवल में प्रवर्धन होता है वो लताओं की कटिंग को लगाया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह लताओं की कटिंग जो होती है उसे लगाया जाता है। इसमें 2000 से 2500 कटिंग, 2000 से लेके 2500 कटिंग जो होता है कि प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। और परवल का साथियों वैज्ञानिक नाम अगर देखा जाए टाइकोसेंथस डायोका होता है। ठीक है साथियों, इसका उद्गम अगर देखा जाए वर्जिन, ये भारत है साथियों। इसका वर्जिन अगर देखा जाए तो भारत है परवल का। अब 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आम की सघन बागवानी के लिए
कौन सी किस्म उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए है लंगड़ा, ऑप्शन बी है दशहरी, ऑप्शन सी है अम्रपाली, ऑप्शन डी है चौसा। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको सघन मतलब नज़दीक नज़दीक अगर पौधे लगाने हैं तो उसके लिए सबसे उपयुक्त किस्म होता है अम्रपाली। अम्रपाली जो होता है साथियों, ये बहुत कम ही जगह में अपना पूरी तरीके जीवन चक्र चला लेता है, इसीलिए सघन बागवानी में सबसे ज़्यादा अम्रपाली का प्रयोग करते हैं। अम्रपाली में ये लेट वैरायटी है, इसमें आफलन की समस्या नहीं आती है। तो ठीक है साथियों, आज हम किए 22 क्वेश्चन 2011 पीजीटी के प्रश्न पत्र। इसी तरीके से और भी आगे श्रृंखला आती रहेगी। तब तक आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।